नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसे कि आप सभी लोग जान चुके हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग को काफ़ी सारे लोग धीरे धीरे अपनाते चले जा रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों का रुझान नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बनता चला जा रहा है। यानी कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को अपनाते चले जा रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग को कर अपना सब कुछ गंवा भी चुके हैं। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो बिल्कुल से ज़ीरो फेलियर साबित हो चुके हैं और बहुत से लीडर ऐसे हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से रोडपति से करोड़पति भी बन चुके हैं। तो जैसे कि आज का आपने थंबनेल देख लिया, विदाउट पेन नो गेन। तो आज हम आपको नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स आपको बताएंगे जिसको अगर आप अपने जीवन के अंदर आजमाते हो, जिसको अगर आप फॉलो करते हो, तो आप कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फेलियर साबित नहीं होने वाले। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा विदाउट स्किप के। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस माना जाता है हिंदुस्तान के अंदर कि लोग उससे दूर ही रहना चाहते हैं। यानी कि जोड़ने का काम जहाँ पर आता है वहाँ पर लोगों की सोच बदलती चली जाती है। लोग चाहते नहीं हैं कि हम एक दूसरे को जोड़ें। किस प्रकार से जोड़ें? लोग कहते हैं कि हमारे अंदर जोड़ने की कैपेसिटी नहीं है, हम किसी को कन्वेंस नहीं कर सकते, हमें जोड़ने तोड़ने का काम नहीं आता और वो उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर आपने किसी को बताया तो इस समय परिस्थिति ऐसी बन चुकी है कि वो आपको बुरा भला भी बोल सकता है। यानी कि क्योंकि मैक्सिमम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से धोखा खा चुके हैं और धोखा खाए हुए इंसान के लिए नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी जानकारी आपको बताने वाला हूं जिसको अगर आप आजमाते हो तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से बिल्कुल सफल बन सकते हो। और अगर आप उसको नज़रअंदाज करते हो तो आप चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे किसी भी बड़ी कंपनी के साथ आप जुड़ जाओ, आप उसके अंदर बिल्कुल से ज़ीरो फेलियर साबित होते चले जाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी आपको बताना चाहूँगा जो कि हमारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि हमारी MLM इंडस्ट्री के अंदर एक नया ही बिजनेस प्लान लेकर आई है, लेट्स। जी हाँ दोस्तों, लेट्स ग्रो हमारी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जो कि उड़ीसा की रहने वाली है, जिसके अंदर हमें 1100 प्लस प्रोडक्ट की प्राप्ति होती है और उसके अंदर हमें FMCG, ग्रोसरी और कुछ हेल्थ के प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं। अब अगर हम लेट्स ग्रो के कुछ एडवांटेज के बारे में बात करें तो लेट्स ग्रो MLM इंडस्ट्री के अंदर एक नया ही नेटवर्क फ्रेंडली प्लान लेकर आया है, सैलरी बेस्ड सिस्टम, जो आज तक ना तो कोई कंपनी ला सकी है और ना ही कोई कंपनी लाने के बारे में सोच सकती है। यानी कि हमारा मैट्रिक्स लेवल प्लान लेट्स ग्रो लेकर आया है, जिसके ऊपर हमें 5 की मैट्रिक्स को फॉलो करना होगा और पूरी की पूरी 11 लेवल रखी गई है। प्रत्येक लेवल के अचीवमेंट के ऊपर हमें रिवार्ड्स, इंसेंटिव, सैलरी, बोनस और हमें कुछ अट्रैक्टिव गिफ्ट आइटम भी हमें प्राप्त होने वाले हैं। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये है कि इसकी रीपर्चेजिंग के ऊपर आपको एवरी रीपर्चेजिंग के ऊपर आपको 15% का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है और जो मिनिमम रीपर्चेज इसका रखा गया है मात्र 1000 रुपये। यानी कि 1000 रुपये आपको हर महीने परचेज करना है। साथ ही साथ आपकी सहूलियत के लिए लेट्स ग्रो ये कहता है कि अगर आप मंथ में अगर आप 500 कर 2 बार रीपर्चेज करते हो तो भी आपका रीपर्चेज काउंट कर लिया जाएगा। और अगर आप ये मान लीजिए 250 कर महीने के अंदर 4 बार रीपर्चेज करते हो तो भी आपका 1000 का रीपर्चेज काउंट कर लिया जाएगा। लेकिन मंथ एंड तक आपका 1000 रुपये की रीपर्चेज होना ज़रूरी है और 1000 रुपये का अगर आप रीपर्चेज करते हो तो आपको एवरी परचेजिंग के ऊपर 15% का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है।
एक एडिशनल बेनिफिट्स लेट्स ग्रो हमें ये देता है कि इसके अंदर हमें 6 महीने तक लगातार रीपरचेज करने पे 7वां महीना फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी, लेट्स ग्रो की सारी ऑन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और उसके जो प्रोडक्ट है वो भी क्वालिटी वाइज, एमआरपी वाइज और टेस्ट वाइज सबसे बेस्ट है। यानी कि रामलाल और श्यामलाल की तरह नहीं करता। ऐसा नहीं कि रामलाल से लिया, श्यामलाल से लिया, अपना थप्पा लगाकर मार्केट के अंदर 40 से 50 रुपए इंक्रीज कर कंज्यूमर के लिए सेल के लिए निकाल देता है। ऐसा लेट्स ग्रो नहीं करता है। लेट्स ग्रो की खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और सारी की सारी एमआरपी बिल्कुल मार्केट रेंज के अंदर ही है और उसके ऊपर भी आपको 15% का डिस्काउंट आपको दिया जाता है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, सैलरी बेस्ड सिस्टम है। यानी कि आप एक लेवल को अचीव कर लेते हो और मैट्रिक्स को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ते हो और आपकी टीम उसके अंदर 70% तक आपकी टीम रीपरचेज करती है, तो आपको लेट्स ग्रो की तरफ से 10,000 रुपये सैलरी आपकी पर मंथ फिक्स कर दी जाएगी, जो कि सबसे अच्छा बेनिफिट्स है। साथ ही साथ आपको इसके अंदर ईएसआई और पीएफ की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब बात करते हैं कि अदर कंपनी की तुलना में लेट्स ग्रो क्यों बेस्ट है। लेट्स ग्रो के अंदर अदर कंपनी की तुलना में पीवी बीवी का किसी प्रकार का कोई भी रोल नहीं है। यानी कि लेट्स ग्रो आपको एक्चुअल एमआरपी के ऊपर आपको आपका इंसेंटिव देती है, जबकि अदर कंपनी में क्या होता है कि बेचारा फील्ड वाला मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है, जिद तोड़ मेहनत करता है, पसीना बहाता है, किराया भी अपनी जेब से देता है, पेट्रोल का भी खर्चा अपनी जेब से देता है और जो मेहनत वो करता है वो अपर लाइन वाला उसको चूस लेता है पूरा का पूरा। लेकिन यहाँ पर लेट्स ग्रो में ऐसा नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट बेनिफिट्स आप ही को मिलेगा। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, इसके साथ एक एडिशनल बेनिफिट्स और है लेट्स ग्रो की तरफ से कि इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी साइड लेग बैलेंसिंग का कोई रोल नहीं है कि ये लेग हमारी डाउन हो गई तो उसको बैलेंस करना ज़रूरी है, ये लेग हमारी डाउन हो गई तो इसको बैलेंस करना ज़रूरी है। अगर आपने अपनी फ्रंट में 5 डायरेक्ट अगर आपने लगा दी और उसमें से अगर 3 डीएक्टिवेट हो जाती हैं और 2 ही लेग अगर आपकी काम करती है, तो उस 2 लेग से जितनी भी ज्वाइनिंग होगी, जितने भी मेंबर रीपरचेज करेंगे, वो सारा का सारा बेनिफिट्स आपको मिलता ही चला जाएगा। लेकिन अदर कंपनी में ऐसा नहीं है। अदर कंपनी में ये होता है कि भैया ये लेग डायरेक्ट नहीं हो पा रही है, बैलेंस नहीं हो पा रही है, तो इसको बैलेंस कर पहले मेहनत कर यहाँ तक लाओ, यहाँ तक लाते हो तो ये बेचारी डगमगा जाती है। तो इस प्रकार से हमें करना पड़ता है। लेकिन लेट्स ग्रो के साथ ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। लेट्स ग्रो के अंदर कोई भी साइड लेग बैलेंसिंग का कोई रोल नहीं है। यानी कि आपने जितनी मेहनत करी उतना रिजल्ट आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, इसके अंदर अगर आपकी 5 डायरेक्ट हो चुकी है और उसमें से 3 आपकी डीएक्टिवेट है और 2 अगर एक्टिवेट है, 2 ही लेग अगर आपकी काम कर रही है, तो सारा का सारा बेनिफिट्स लेट्स ग्रो से आपको प्राप्त होने वाला है और आप ज़्यादा से ज़्यादा कमाई उसके माध्यम से कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो अपना नया फ्रंट भी और ओपन कर सकते हैं, ताकि आप पूरी की पूरी 5 की मैट्रिक्स को कंटिन्यू वे में चला कर रख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स आप लेट्स ग्रो के माध्यम से कमा सकें। अब काफ़ी सारे लोग फेलियर क्यों साबित होते हैं, किस प्रकार से वो मेहनत करने के बाद में भी ज़्यादा पैसा वो नहीं कमा पाते, बार बार वो नेटवर्क मार्केटिंग को चेंज करते रहते हैं। मेंढक की तरह कभी इस कंपनी में कूद कर आ गए, कभी दूसरी कंपनी में कूद कर चले गए, कभी तीसरी कंपनी में कूद कर चले गए। लेकिन वो जितनी बार जितनी कंपनी के अंदर कूदते हैं उतनी बार वो अपना पैसा खर्च कर अपना सारा का सारा नुकसान भरकर वो फेलियर बनकर वापस से बैठ जाते हैं। अब क्यों बैठते हैं और फेलियर आप क्यों होते हो, उसका रीज़न तो आप ही ज़्यादा बेहतर जानते हो। लेकिन कुछ मोटा मोटी मैं रीज़न आपको मैं बता दूं। मोटा मोटी रीज़न जो होते हैं वो मैक्सिमम यही होते हैं। पहला रीज़न, भैया अपलाइन आपका सपोर्ट नहीं कर पाता। दूसरे रीज़न की अगर हम बात करें तो कई कंपनियों के प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि उनकी जो प्राइस होती है आसमान छूती है। हम एक बार तो रो धोकर ले लेते हैं, लेकिन दोबारा हम उस कंपनी के प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उन प्रोडक्ट को दोबारा से खरीद नहीं सकते, जिस कारण हम फेलियर्स बन जाते हैं।
तीसरे अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी कंपनियां वादे बड़े बड़े कर डालती है, इतने बड़े बड़े वादे कर देती है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, चांद के ऊपर पहुंचा देंगे, तारे तोड़ लाएंगे, वो कर लाएंगे, एक्स कर लाएंगे, वाई कर लाएंगे, जेड कर लाएंगे, पता नहीं क्या क्या कर लाएंगे। लेकिन जब कोई लीडर वहां तक पहुंचता है, कठिनाइयों का सामना करते हुए, अपना रास्ता बनाते हुए, लड़ते हुए, झगड़ते हुए बिल्कुल आगे बढ़ता है, तो आने के बाद में वो कंपनी अपना चेहरा पीछे घुमा लेती है, बिल्कुल कह देती है कि भैया हम ये नहीं कर सकते, हम इस प्रकार के कोई भी वादे नहीं किए थे। यानी कि काफ़ी सारे रीजंस होते हैं और कई बार ऐसे रीजंस होते हैं कि कुछ अपलाइन उनको धोखा दे देते हैं, कई बार ऐसे रीजन होते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि उनको किस रास्ते पर आगे बढ़ना है, कई बार ऐसे होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि ज्वाइनिंग वो किस प्रकार से लगाएं। तो यानी कि कई रीज़न होते हैं, सबके अलग अलग रीजंस होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी जानकारी आपको बताना चाहूँगा, विदाउट पेन नो गेन, यानी कि एक छोटे से फेलियर की कहानी मैं आपको यहाँ पर ज़रूर सुनाना चाहूँगा, और उस फेलियर की कहानी सुनने के बाद में आप समझ जाओगे कि वाकई में वो फेलियर क्यों बना, और अगर कोई सफल इंसान है तो वो सफल क्यों बना। तो एक बहुत ही निराश व्यक्ति था जो कि काफ़ी ज़्यादा कंपनियों को कर चुका था, और वो निराश हो गया बेचारा, थक हार कर वो शरण में जाता है प्रभु की, और एक मंदिर के अंदर जाकर वो बैठ जाता है अपने दिमाग को शांत करने के लिए। अब मंदिर में वो चला जाता है, तो मंदिर में जाते 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 उसको पता नहीं चलता और शाम हो जाती है, और वो उसी मंदिर के अंदर लेट जाता है। रात हो जाती है, और रात हो जाती है तो उस मंदिर के अंदर जो मंदिर की दीवारें थी, जो पत्थर थे, आपस में एक दूसरे से बात करते थे। कुछ चमत्कार था उस मंदिर के अंदर, और वो चमत्कारी मंदिर था, और उस फेलियर को वो चीज़ें नहीं पता थी, और वो बेचारा रात को वहीं पर सो जाता है क्योंकि उसको शांति चाहिए थी, और वो हताश हो चुका होता है कि भैया अब तो मैं प्रभु की शरण में हूँ, और मुझे अब ये चाहे तो मुझे हंसाए और ये चाहे तो मुझे रुलाए, और वो प्रभु की शरण में आ जाता है और मंदिर में वहीं पे लेट जाता है। जैसे ही रात होती है, वो मंदिर की दीवारें आपस में बात करने लगती हैं, तो उस फेलियर की आंख खुल जाती है कि यार बात तो हो रही है, आवाज़ें आ रही, कहाँ से हो रही है। तो उस मंदिर के अंदर मंदिर का फर्श और दीवार पे लगे हुए पत्थर आपस में बात करते रहते हैं। बेचारा फर्श कहता है, अपना दुखड़ा रोता है, बोला यार दीवार के पत्थर तू कितना खुशकिस्मत है, और मैं देख कितना बदकिस्मत हूँ कि लोग मुझ पर आते हैं, पाँव मुझ पर गंदे गंदे पाँव रख के चले जाते हैं, और कई लोग तो ऐसे आते हैं जो कि अपने बदबूदार मोजे मेरे ऊपर रखते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा मटमैला करते चले जाते हैं, और मुझे बहुत ही ज़्यादा बदबू सहन करनी पड़ती है, और तू तो बिल्कुल दीवार में लगा हुआ है, तुझ पर तो ज़्यादा कोई इस प्रकार से ये मान लीजिए कष्ट नहीं देते हैं लोग, लेकिन मुझ पे तो गंदे गंदे पाँव, गीले पाँव, बदबूदार सॉक्स मेरे इसके ऊपर बिल्कुल रखते हैं, और बहुत ही ज़्यादा मुझे उससे कष्ट होता है। अब उसका दुखड़ा सुनकर जो दीवार के ऊपर जो पत्थर लगा हुआ था वो बोलता है, बोला नहीं यार कष्ट तो मुझे भी बहुत होता है, मेरा तो काफ़ी सारे लोग ऐसे आते हैं जो मुझ के ऊपर पाँव रखकर और खड़े घंटों खड़े खड़े बात करते रहते हैं, मेरे ऊपर पाँव रखकर वो कई सुंदर सुंदर इधर उधर नज़ारे देखते रहते हैं, और कई लोग तो ऐसे हैं जो कि प्रसाद खाने के बाद में बिल्कुल हाथ धोने को नहीं मिलता, तो मेरे दीवार के ऊपर ही मेरे ऊपर ही वो अपने गंदे हाथ पहुँच लेते हैं। और इतना ही नहीं, मेरे पीछे की ओर तो स्थिति बहुत खराब है, मेरे पीछे की ओर तो स्थिति बहुत खराब है, कई लोग तो वहाँ पर जाकर ये तक कर डालते हैं, तो मेरी भी स्थिति कोई अच्छी नहीं है। हमारे से स्थिति तो वो सामने जो मूर्ति बना बैठा है, जो पत्थर है, उसकी ज़्यादा कहीं हमसे ज़्यादा किस्मत अच्छी है, और वो उसके ऊपर लोग मिठाइयाँ भी चढ़ाते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं, और उसको अच्छे अच्छे पकवान भी चढ़ाते हैं, और साथ ही साथ उसकी पूजा भी करते हैं।
अब दीवार पे लगे पत्थर की और फर्श पे लगे पत्थर की बातें वो मूर्ति बना भगवान सुनता रहता है, और जब उससे नहीं रहा जाता तो मूर्ति बना भगवान उनको कहता है, नहीं दोस्तों, आपसे ज़्यादा अच्छी किस्मत मेरी नहीं है, मुझसे तो ज़्यादा अच्छी किस्मत आपकी है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। जब ये मंदिर का निर्माण किया जा रहा था तो इस मंदिर के लिए मूर्ति बनाने का सबसे पहला अवसर जो फर्श पे लगा हुआ पत्थर है उसी को मिला था। और जब बिल्कुल मूर्तिकार अपनी छीनी और हथौड़े से जब इसको चोट दे रहा था, एक मूर्ति के रूप में ढालने की कोशिश कर रहा था, तो ये उस चोट का दर्द सहन नहीं कर पाया और वो काफ़ी सारे टुकड़ों में बिखर गया, जिसके कारण उस मूर्तिकार ने इसको फर्श में लगाने की ठान ली। और उसके बाद नंबर आया दीवार में लगे हुए पत्थर की। अब दीवार में लगे हुए पत्थर को जब उस काश्तकार ने, जब उस मूर्तिकार ने, जब उस शिल्पकार ने आकार में ढालने की कोशिश की, उसको एक मूर्ति का रूप देने की कोशिश की, तो उसकी भारी भारी चोट से, उसकी छीनी हथौड़े की चोट से वो दर्द सहन नहीं कर पाया और वो भी 2 या 3 दिन के बाद में बड़े बड़े टुकड़ों में बिल्कुल बिखर गया। और जब वो बड़े बड़े टुकड़ों में बिखर गया तो उसने उसको दीवार में लगाने की ठान ली। और उसके बाद तो मेरा नंबर आया। मैं दूर पड़ा था और सबसे पहले मौका आपको मिला था। आपको आकार में ढालने की कोशिश की गई थी, लेकिन आप उस छीनी और उस हथौड़े की मार सहन नहीं कर पाए। आप बिल्कुल भी अपना पेन सहन नहीं कर पाए। और फिर जब मेरी बारी आई तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा यातना दी गई, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा ये मान लीजिए चोट दी गई। और मेरे को कम से कम 10 से 15 दिनों तक, कई सप्ताहों तक मेरी चोट से मेरा बदन दर्द करता रहता था, लेकिन फिर भी मैं नहीं टूटा। एक बार तो मेरा भी मन किया कि मैं भी टूट कर बिखर जाऊं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। और मैंने जब हिम्मत नहीं हारी तो मेरा आकार एक मूर्ति के रूप में ढल गया और मुझे लोग पूजा करने लगे। यानी कि अगर मैं भी हार मानकर बिल्कुल सारे के सारे दर्द से बिखर जाता तो मेरी भी स्थिति तुम्हारी जैसी ही होती, लेकिन मैंने यातना सही, मैंने पेन लिया, इसलिए मुझे गेन मिल रहा है। तो जब मंदिर की सारी बातें उस फेलियर इंसान ने सुनी तो वो सोच में पड़ गया कि यार वाकई में कि जब तक इंसान तपता नहीं है तब तक उसका नया रूप नहीं निखरता। यानी कि उस मूर्ति ने इतने कष्ट सहे, इतनी चोट सही, इतनी छीनी हथौड़ों की मार सही, और उसने हार नहीं मानी, वो टूटी नहीं। अगर वो भी टूटकर बिखर जाती तो आज उसकी पूजा नहीं की जाती। यानी कि जो लोग पेन लेते हैं वही आगे जाकर गेन लेते हैं, और जो पेन लेते हैं, जो ये मान लीजिए बिल्कुल भी हताश नहीं होते और अपनी राह में आगे बढ़ते चले जाते हैं, उन्हीं की आने वाले समय में लोग पूजा करते हैं। यानी कि जो लोग अपनी समस्याओं से भागते नहीं हैं, कठिनाइयों को देखकर भागते नहीं हैं, उनका सामना करते हैं, वही लोग आगे जाकर अपने जीवन में सफल बनते हैं और वही नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सक्सेसफुल एक इंसान बनते हैं। लेकिन मैं अपनी कठिनाइयों से बार बार भागता था, मैं बार बार उसको देखकर घबरा जाता था, जिसके कारण मैं सफल नहीं हो पाया। यानी कि मैं अपना ठीकरा किसी और के ऊपर नहीं फोड़ना चाहता, और मैं दोबारा से एक बार फिर लेट्स ग्रो के माध्यम से अपनी शुरुआत दोबारा से करूंगा, और मैं लेट्स ग्रो के माध्यम से अपने टीम को डेवलप कर मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से हजारों लाखों रुपए कमाऊंगा। और वही फेलियर इंसान उस मंदिर के अंदर ये सारा का सारा प्रण लेकर निकल जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आ जाते हैं, लेकिन वो समस्याओं को देखकर
भाग जाते हैं, काफ़ी सारे लोगों के तर्क वितर्क को सुनकर वो नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि लोगों का काम है कहना। आप कुछ अच्छा करोगे तो भी वो आपको बोलेंगे, अगर आप कुछ बुरा करोगे तो भी वो आपको बोलेंगे, अगर आप नहीं करोगे तो भी वो आपको बोलेंगे, और अगर आप कुछ करोगे तो भी वो आपको बोलेंगे। तो उनका काम है आपके गोल से भटकाना, उनका काम है आपको आपके वे से बिल्कुल भटकाना, और आपको सफल ना होने में वो जो भी अड़चनें आपके अंदर डाल सकते हैं वो डालने का प्रयास करेंगे। अगर आप उन अड़चनों का, उन कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हो तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना